एवरीवन, आज हम लोग न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष संबंधी अवधारणा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम मुनि हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान से संबंधित समस्याओं का विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान से संबंधित समस्याओं में यह समस्या भी काफी महत्वपूर्ण है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, हम किसके माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आप याद रखें कि भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के अधिकतम 6 साधनों को स्वीकार किया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। भारतीय दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन और भट्ट मीमांसक ज्ञान प्राप्ति के इन 6 साधनों को स्वीकार करते। न्याय दर्शन इन 6 साधनों में से केवल 4 साधनों को स्वीकार करता है। वह 4 साधन क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आप याद रखें कि यद्यपि कि न्याय दर्शन के अंतर्गत मात्र 4 साधनों को स्वीकार किया गया है ज्ञान प्राप्ति के, किंतु न्याय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा की विशद व्याख्या की गई है। यही कारण है कि आज जब हम न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष संबंधी अवधारणा पर चर्चा करेंगे तो यह देखेंगे कि किस प्रकार से कितनी बारीकी के साथ न्यायिकों ने प्रत्यक्ष के ऊपर विचार किया है। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं, कई बार मैंने चर्चा भी की है पिछले क्लासेज में, तो कि प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रति जोड़ अक्ष अर्थात आंखों के सम्मुख होना। यह अक्ष या आंख शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया दर्शन के अंतर्गत। यहां ज्ञान से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। प्रत्यक्ष से सभी ज्ञानेंद्रियों का बोध होता है। ज्ञानेंद्रियां कितने हैं? हमारे पास ज्ञानेंद्रियां 6 है। 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियां और 1 अंतः ज्ञानेंद्रिया। कुल मिला के मानव के पास ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 6। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिय तथा वस्तु के सन्निकर्ष से या संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यद्यपि कि यह परिभाषा बहुत ही प्रचलित है। आप विभिन्न पुस्तकों में, बहुत जगहों पर, बहुत लोगों के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष की परिभाषा आपको देखने या सुनने को मिलेंगे, उसके अंतर्गत यही परिभाषा दी गई है कि ज्ञानेंद्रिय तथा वस्तु के संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं।
किंतु न्याय सूत्र जो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है, उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष के संबंध में कुछ और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि प्रत्यक्ष की परिभाषा में सारी बातों का समाहित उसके अंतर्गत हो जाए। वो क्या है, किस प्रकार से परिभाषा उन्होंने दी है, न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा किस प्रकार दी गई। तो न्याय सूत्र के अंतर्गत कहा गया है कि ज्ञानेंद्रिय तथा वस्तु के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला वह ज्ञान जो भाषा पर आधारित नहीं हो तथा जो अनिश्चित नहीं हो और भ्रामक नहीं हो, जो अनिश्चित नहीं हो और भ्रामक नहीं हो, और क्या मतलब है कि शब्दों पर वह आधारित नहीं हो, कोई बात जरूरी नहीं कि वह भाषा के द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जा सके। इस प्रकार से न्याय सूत्र के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई, उस परिभाषा का विश्लेषण करने पर हम 4 बातें उसके अंतर्गत पाते हैं प्रत्यक्ष की परिभाषा के अंतर्गत। पहली बात क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए ज्ञान इंद्रिय और विषय यानी वस्तु का संपर्क होना आवश्यक, सन्निकर्ष होना आवश्यक। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरी बात कि प्रत्यक्ष भाषा पर आधारित नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति की जा सके शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आप कहेंगे कि ऐसा, इसका अर्थ क्या है, ऐसा हो सकता है क्या? आप सभी जानते हैं कि हमारे पास ज्ञान इंद्रिया कितनी है? 6, 5 बाह्य ज्ञान इंद्रिया और 1 अंतः ज्ञान इंद्रिया। तो अंतः ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उसकी अभिव्यक्ति संभव है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है, किंतु भाषा के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप गुड़ खाते हैं, जीभा और गुड़ का संपर्क होता है जो बाह्य ज्ञान इंद्रिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे कि मीठा होता है। कैसा मीठा होता है अभिव्यक्त कर सकते हैं क्या? यदि कोई आपसे पूछे कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो आप कहेंगे मीठा होता है, लेकिन मीठा तो बहुत सारी चीजें होती। इसी प्रकार से जब आप अंतः ज्ञान इंद्रिया मन के द्वारा सुखद या दुखद अनुभूति करते हैं, तो आपसे यदि कोई पूछता है कि कैसी अनुभूति हो रही, तो कैसी दुखद अनुभूति हो रही, कैसी सुखद अनुभूति हो रही, मैं समझता हूं कि इस बात की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से संभव नहीं है। यही कारण है कि न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष के अंतर्गत इस बात पर जोर डाला गया है कि प्रत्यक्ष के लिए ज्ञानेंद्रिय और विषय का संपर्क होना तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ प्रत्यक्ष ज्ञान भाषा पर आधारित नहीं। दूसरी बात कि प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चित होता है। कभी कभी होता क्या है कि ज्ञान इंद्रिय और विषय का संपर्क तो होता है,
लेकिन हमारा ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति को आप दूर खड़े देखते हैं या पास में ही होता है, आपके ज्ञानेंद्रिया चक्षु का उस व्यक्ति से संपर्क होता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। आप कहते हैं शायद वही आदमी है, फिर कहते हैं नहीं वो तो नहीं। कभी कभी होता है कि आपका मित्र होता है और सामने खड़ा होता है, आप कहते हैं कि हम तो इसको पहचान रहे हैं, लेकिन कौन आदमी है हम इसको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं। अरे पहचान रहे हैं तो कौन है बतलाइए। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो नहीं है। लेकिन कभी कभी हम सभी इस स्टेज से होकर गुजरते हैं कि उस व्यक्ति को देखते भी होते हैं, लेकिन स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि यह वही आदमी है या कोई दूसरा। इसलिए न्याय सूत्र में यह कहा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह निश्चित होना चाहिए। और चौथा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रामक नहीं होता। भ्रामक मतलब भ्रम। कभी कभी ज्ञानेंद्रिय और विषय का संपर्क होता है, लेकिन उन दोनों के कंटेक्ट से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कभी हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, तो रस्सी को सर्प समझने की जो भूल करते हैं वहां भी ज्ञानेंद्रिय और विषय का संपर्क हो रहा है। इसी प्रकार चांदी और सीप दोनों चमकीला होता है, तो चांदी को देखकर सीप समझ लेना या सीप को देखकर चांदी समझ लेना, दोनों का ज्ञानेंद्रिय यानी चक्षु के द्वारा संपर्क होता है, लेकिन जो हमें ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान वास्तविक नहीं हो रहा है, वह असत्य हो रहा है, गलत ज्ञान हो रहा है। इसलिए आप याद रखें कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इन चार बातों का होना जरूरी है। क्या क्या? पहला कि ज्ञानेंद्रिय और वस्तु का संपर्क होना जरूरी है। दूसरा कि प्रत्यक्ष ज्ञान भाषा पर आधारित नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसे भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जा सके। तीसरा, प्रत्यक्ष ज्ञान निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान अनिश्चित नहीं है, निश्चित। और चौथा, प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रामक नहीं, जो भ्रामक है, जो भ्रम है, वह प्रत्यक्ष नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के संबंध में न्यायिकों का कहना है कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान वास्तविक होता है, यथार्थ होता है। इस संबंध में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ये तीन शब्द बार बार आप लोग के सामने आता है, और कभी कभी उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण कन्फ्यूजन हो जाता है, आपका स्पष्ट रूप से उसको आप नहीं समझ पाते। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत तीन शब्द है, वह है पहला
ज्ञान प्राप्ति का साधन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। क्या है? प्रमाण। अभी अभी हम लोग ज्ञान प्राप्ति के साधन पर चर्चा कर रहे थे। तो जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, ये सबको क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधन को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। और यथार्थ ज्ञान, अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रत्यक्ष के द्वारा यथार्थ ज्ञान की बात कर रहे थे। तो यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रमा। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं और यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। एक शब्द और है, वो है प्रमेय। आप याद रखें कि जिस चीज का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम प्रमेय कहते हैं। तीनों शब्द प्रमा, प्रमाण और प्रमेय, यह जब स्पष्ट हो जाएगा तो हम समझते हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इन शब्दों से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसका जिक्र करना हम यहाँ उचित समझ रहे थे, आप लोग को मैंने बतलाया। तो हम लोग ने देखा कि ज्ञान प्राप्ति के साधन के संबंध में न्याय दर्शन के अंतर्गत आज हम सभी प्रत्यक्ष के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा कि प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, उसमें थोड़ा संशोधन करके न्याय सूत्र के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई उसको भी आपने देखा। आप एक बात और याद रखें कि न्याय दर्शन के अंतर्गत जो गौतम मुनि हैं उनके दर्शन को प्राचीन न्याय और बाद में चल करके जिस न्याय दर्शन के विचारों को रखा गया उसको नव्य न्याय की संज्ञा दी गई। तो हम लोगों ने जब भी प्रत्यक्ष की परिभाषा को देखा, वह प्राचीन परिभाषा है जो महर्षि गौतम के द्वारा या न्याय सूत्र के अंतर्गत जो चर्चा की गई है उसका उल्लेख हमने अभी किया। लेकिन आप याद रखें कि नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय प्रत्यक्ष की इस परिभाषा को दोषपूर्ण बतलाते। गंगेश उपाध्याय का कहना है कि प्रत्यक्ष की जो प्राचीन परिभाषा दी गई है उस परिभाषा में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। आप लोगों ने परिभाषा शब्द का प्रयोग अपने जीवन में अनगिनत बार किए होंगे। आज भी जब आप स्टडी करते होंगे किसी विषय का तो उसकी परिभाषा पहले आप पढ़ते होंगे। लेकिन दर्शन के अंतर्गत परिभाषा की परिभाषा दी गई है। आप सभी यह नहीं जानते होंगे कि परिभाषा किसे कहते हैं। किसी विषय की परिभाषा तो आप पढ़े होंगे, दिए होंगे, लेकिन परिभाषा की परिभाषा को जानना जरूरी है। दर्शन के अंतर्गत परिभाषा की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि किसी भी पद की संपूर्ण गुणवाचकता का स्पष्ट उल्लेख ही परिभाषा कहलाती है। किसी भी पद में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जाति गुण और विभेदक गुण, और इन दोनों ही गुणों का उल्लेख परिभाषा के अंतर्गत आवश्यक बतलाया गया। आप यद्यपि कि यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डाल दें कि जाति गुण और विभेदक गुण क्या है। जाति गुण उस गुण को कहते हैं जो किसी वस्तु के निकटतम चीजों में वह गुण पाया जाता है।
उससे सिमिलरिटी रखने वाला जो भी वस्तु होता है, जो भी चीज होता है, उसको हम जाति गुण कहते हैं। और विभेदक गुण उसे कहते हैं जो उसके जाति से उसको अलग करता है, विभेद करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य की परिभाषा अगर देनी हो तो आप क्या कहेंगे कि मनुष्य एक विवेकशील पशु है। पशुता मनुष्य का जाति गुण है, क्योंकि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि पशु से ज्यादा सिमिलरिटी रखने वाला, समानता रखने वाला दुनिया का और कोई भी चीज नहीं। इसलिए मनुष्य की परिभाषा के अंतर्गत हम क्या कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील पशु है। तो पशुता मनुष्य का जाति गुण और विवेकशीलता विभेदक गुण है, क्योंकि विवेकशीलता के कारण ही मनुष्य को पशुओं की श्रेणी से अलग किया गया। इन दोनों गुणों का उल्लेख करना परिभाषा के अंतर्गत आवश्यक बतलाया गया। यदि आप इन बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं और परिभाषा देते हैं किसी भी चीज की, तो आपका परिभाषा दोषपूर्ण कहलाता है। गंगेश उपाध्याय जो नव न्याय के प्रणेता है, उन्होंने प्रत्यक्ष की जो यह परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को दोषपूर्ण बतलाया और कहा कि इस परिभाषा में 3 प्रकार का दोष पाया जाता है। पहला क्या है? तो अतिव्याप्त परिभाषा का दोष। अतिव्याप्त परिभाषा का दोष कब होता है? जब परिभाषा से अधिक व्यापक होता है। क्योंकि इस परिभाषा में क्या कहा गया कि ज्ञान इंद्रिय तथा वस्तु के संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। नैयायिकों का कहना है कि ये जो बातें कही गई यह केवल प्रत्यक्ष के साथ ही लागू नहीं होता, अनुमान के साथ भी लागू होता है, शब्द के साथ भी लागू होता है, उपमान के साथ भी लागू होता है। वहां भी ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क होता है। हम बादल को देखते हैं और वर्षा का ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क हुआ या नहीं? तो ये बात जो कही गई कि ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के संपर्क होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, तो यह बात केवल प्रत्यक्ष के साथ लागू होना चाहिए था। किंतु हम पाते हैं कि यह प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान, शब्द और उपमान में भी यह बात पाई जाती है। इसलिए यह परिभाषा दोषपूर्ण है। दूसरी परिभाषा अव्याप्त परिभाषा का दोष। जब परिभाषा से कम व्यापक हो, यानी दोनों की वस्तुवाचकता बराबर नहीं हो। उदाहरण के लिए ईश्वर के पास इंद्रियां नहीं है, और यहां हम कहते हैं कि ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जिसके पास ज्ञान इंद्रियां नहीं है उसको तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर को तो सभी चीजों का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसलिए यह परिभाषा दोषपूर्ण है। और तीसरा जो दोष इस परिभाषा के अंतर्गत पाए जा रहे हैं वो है चक्रक परिभाषा का दोष। चक्रक परिभाषा का दोष तब होता है जब किसी परिभाषा में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत भी हम इस ढंग की बातें पाते हैं। वो क्या है? यदि कोई पूछता है कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, तो उत्तर होता है कि ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के संपर्क, जो ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से प्राप्त होता है। और जो ज्ञान इंद्रिय और वस्तु के संपर्क से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये तो ठीक वही बात हो गई कि कोई पूछता है कि गौशाला किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं जहां गाय रहती।
और जहां गाय रहती है उसको क्या कहते हैं? तो गौशाला कहते हैं। पुस्तकालय किसको कहते हैं? तो जहां पुस्तक रहती, और जहां पुस्तक रहती है उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। तो यहां क्या है? यह चक्र है। इसलिए यहां परिभाषा और परिभाष्य दोनों एक दूसरे पर आधारित है। परिभाषा के आधार पर परिभाषा की व्याख्या की गई है, परिभाषा के आधार पर परिभाषा की व्याख्या की गई है। इस प्रकार यहां चक्र दोष पाया जाता है। गंगेश उपाध्याय ने इस परिभाषा को दोषपूर्ण बतलाते हुए प्रत्यक्ष की एक नवीन परिभाषा दी है। और वह नवीन परिभाषा क्या है? तो गंगेश उपाध्याय ने कहा कि वह ज्ञान जो बिना किसी माध्यम के साक्षात प्रतीति के द्वारा प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्यक्ष की परिभाषा प्राचीन न्यायिकों के द्वारा भी दी गई है, नव्य न्यायिकों के द्वारा भी दी गई है। और जब आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, तार्किक रूप से इस पर विचार करेंगे, तो पाएंगे कि दोनों ही परिभाषाएं अपनी अपनी जगह पर सही है। दोनों का इंपॉर्टेंस, इसलिए इनमें से किसी को भी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह परिभाषा बेकार है। नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय ने प्रत्यक्ष की यह परिभाषा देकर कि साक्षात प्रतीति को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा दे करके अपना काम को पूरा किया। लेकिन नव्य न्याय के पहले जो प्राचीन न्यायिक थे, जिसके प्रवर्तक महर्षि गौतम मुनि, उन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा देने के बाद, आपको पहले ही मैंने कहा था कि यद्यपि कि 4 साधनों को स्वीकार किया गया है न्याय दर्शन में, लेकिन इसकी विशद व्याख्या की गई है। तो आप पाएंगे कि न्याय दर्शन के अंतर्गत जो प्राचीन न्यायिक हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्ष का वर्गीकरण किया गया है। प्रत्यक्ष के प्रकारों की चर्चा की कि प्रत्यक्ष कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि प्रत्यक्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार का बतलाया गया है। एक है लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। जब ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क या सन्निकर्ष साधारण रूप से होता है, अर्थात जिस ज्ञान इंद्रिय का जो काम है, अपने क्षेत्र का वह काम करता है, तो उसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस प्रकार से कोई फिलॉसफी का टीचर यदि फिलॉसफी पढ़ाता है तो ये सामान्य बात है, लेकिन अगर फिलॉसफी का टीचर हिस्ट्री पढ़ाता है तो यह थोड़ा सा अलग लगता है, विशेष बातें होती और सामान्य बातें होती। उसी प्रकार से जब ज्ञान इंद्रिय और विषय का संपर्क साधारण रूप से होता है, उदाहरण स्वरूप आंख के द्वारा किसी चीज को देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा किसी चीज को सूंघते हैं, सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है, जिह्वा के द्वारा चख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वचा के द्वारा छू करके उसके सॉफ्टनेस का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो नॉर्मली जिस ज्ञान इंद्रिय का जो काम है, वह यदि अपने क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है तो इसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष।
जब ज्ञान इंद्रिय और विषय का संपर्क, ज्ञान इंद्रिय और विषय यानी वस्तु का संपर्क असाधारण रूप से होता है। इट मीन्स कि जिस ज्ञान इंद्रिय का जो काम है, यदि वह अपने क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे के क्षेत्र का भी ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण के द्वारा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आप लोग। जीवा का काम क्या है? चखना। चख करके हम आम के बारे में कहते हैं कि यह मीठा है और यह खट्टा है, तो नॉर्मल है। जीवा का काम चखना है, चख करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन कभी कभी आप लोग के सामने भी इस ढंग की स्थितियां उत्पन्न होती होगी। कोई व्यक्ति नाक से सूंघता है आम को और परामर्श देता है कि इसको लीजिए, नहीं मीठा है, आम मीठा होगा, लीजिए। अरे नाक का काम तो सूंघना है और जीभा का काम चखना है। लेकिन जब नाक से सूंघ करके हम जीभा का काम कर रहे हैं, मिठास के बारे में बतला रहे हैं, तो यह असाधारण हुआ कि नहीं? इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, त्वचा का काम स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि अरे यार देखो कितना घास कितना मुलायम है, कितना सॉफ्ट है, तो उसे छूता नहीं है। छू करके अगर कहता कि वह सॉफ्ट है तब तो साधारण सी बात होगी। लेकिन आंख से देखकर उसके सॉफ्टनेस का ज्ञान तो त्वचा के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन उसके सॉफ्टनेस का ज्ञान हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? आंख के माध्यम से, और कहते हैं कि घास बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है। तो इस प्रकार से जब कोई ज्ञान इंद्रिया अपने क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे के क्षेत्र का काम करता है तो उसे हम, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब याद रखें कि लौकिक प्रत्यक्ष के दो रूप हैं, दो प्रकार, वह लौकिक प्रत्यक्ष और आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष। कई बार आप लोग के सामने मैंने चर्चा किया कि हमारे पास, आपके पास ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? 5, बाह्य और एक अंतर जो मन है। तो ज्ञान इंद्रियों की संख्या कितनी है? 6 है। 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियां और एक अंतः ज्ञान इंद्रियां। तो आप याद रखें कि जब आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, 5 हो गया। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियां। तो जब बाह्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीवा से चखकर, त्वचा से स्पर्श करके, तो यह हो गया बाह्य प्रत्यक्ष। और मैंने बतलाया था कि एक ज्ञान इंद्रिया और है, वो है मन। मन कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है। इसलिए जब आपको सुखद या दुखद अनुभूति होती है, हर्ष या विषाद की अनुभूति होती है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण हम किसके माध्यम से करते हैं? मन के माध्यम से करते हैं। तो मन जो है वह अंतः ज्ञान इंद्रिया है। तो जब अंतः ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम अंतः लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और जब बाहरी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं।
एक बात और याद रखना है आपको, वह यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रकार की चर्चा दो दृष्टिकोण से किया गया है। पहला दृष्टिकोण जो आपने देखा कि बाह्य और आंतरिक, और दूसरे ढंग से भी लौकिक प्रत्यक्ष की प्रकार बतलाए गए हैं। तो दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि वह 3 प्रकार क्या है। लौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार है, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिविज्ञा। जब ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क होने से अस्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, दोनों का संपर्क हो रहा है, लेकिन यह भी समझ में आ रहा है कि कुछ है, लेकिन क्या है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जब तक हमें यह ज्ञान नहीं हो पाता है, हमें यह प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है कि वह क्या है, यह अवश्य प्रत्यक्षीकरण हो रहा है कि कुछ है। कभी कभी होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई जीव जंतु घुस जाते हैं और आपको अनईजी फील होने लगता है, तुरंत इधर तुरंत कहते हैं अरे देखो तो कुछ है। तो कुछ है, लेकिन क्या है, वो कौन सा कीड़ा है या कुछ दूसरी चीज है, ये जब तक हमें पता नहीं चलता है तब तक हम उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम दे रहे होते हैं, आप लिखने में इतने मग्न होते हैं कि परीक्षा भवन से बाहर कुछ शोरगुल सुनाई आपको पड़ता है कि कुछ हो रहा है, कोई जोर जोर से बातें कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन वह क्या बोल रहा है, वह एक दूसरे को क्या कह रहा है, यह स्पष्टीकरण जब तक नहीं होता है उसी को हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और इसी का विकसित रूप है सविकल्प प्रत्यक्ष। जब ज्ञान इंद्रिय और विषय के कांटेक्ट से, सन्निकर्ष से, संपर्क से ज्ञान प्राप्त जो होता है वह ज्ञान अस्पष्ट होता है। यहां क्या होता है कि आभास होता है, और सविकल्प प्रत्यक्ष में क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। अगला क्या बोल रहा है हम समझ रहे हैं, तो सविकल्प प्रत्यक्ष होगा। वह क्या चीज है हम देखकर समझ रहे हैं कि वह अमुक चीज है, सविकल्प प्रत्यक्ष है। या किस चीज की आवाज है, तो कहते कि मोटर की आवाज है, स्पष्ट। तो ये जो स्पष्ट ज्ञान होता है इसी को हम सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और तीसरा है प्रतिविज्ञा। पूर्व स्मृति के आधार पर किसी चीज को देखकर उसको पहचान लेना, उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेना, इसी को प्रतिविज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का आपके साथ आपके क्लास में साथ साथ पढ़ा है, या आपके रूम में रहता था, एक साथ रह के पढ़ते थे, रूममेट था आपका। आज से 10-15 साल बाद अचानक आप दोनों का आमना सामना हो जाता है, और आप उसको देखते ही उसको नाम लेकर के कहते करे तुम वही हो ना,
तो वो मुस्कुरा के कहता, हाँ यार तुम, अरे हम लोग साथ पढ़े थे ना, हम लोग एक ही रूम में रहते थे। तो ये जो प्रतिभिज्ञा का मतलब है पहचाना, जो पूर्व स्मृति। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग होता है जो तुरंत भूल जाता है। हो सकता है कि वो दोनों जो दोस्त हैं उसमें से एक दूसरे को पहचान रहा है लेकिन दूसरा पहले को नहीं पहचान, ऐसा हो सकता है। इसलिए पूर्व स्मृति के आधार पर किसी चीज को पहचान लेना, किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचान लेना, इसी को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। यह था आपका लौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रतिभिज्ञा। और यहां आपने देखा कि लौकिक प्रत्यक्ष का पहला जो प्रकार की चर्चा मैंने किया वह बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और आंतरिक लौकिक प्रत्यक्ष। इस प्रकार से लौकिक प्रत्यक्ष को हम लोगों ने देखा। अब दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 रूप हैं, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण और योगज। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष की परिभाषा के लिए आपको अलग से कुछ समझने या जानने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने लौकिक प्रत्यक्ष के संबंध में कहा, अलौकिक प्रत्यक्ष के संबंध में, वही इसकी परिभाषा। अलौकिक प्रत्यक्ष में क्या है कि जब ज्ञान इंद्रिय और वस्तु का संपर्क असाधारण रूप से होता है। इट मीन्स कि एक ज्ञान इंद्रिय का कार्य यदि दूसरा ज्ञान इंद्रिय करता है तो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी आप लोगों को मैंने उदाहरण दिया होगा कि आँख का काम देखना है और त्वचा का काम छूना है, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन आँख से देखकर हम कहते हैं कि घास मुलायम है, तो ये असाधारण संपर्क हुआ, क्योंकि जिस हर ज्ञान इंद्रिय के लिए अलग अलग विषय, आँख देखने के काम में आता है इसलिए किसी चीज़ को हम देखते हैं, कान से सुनने का काम, नाक से सूंघने का काम। लेकिन यहाँ हम पा रहे हैं कि अपने विषय क्षेत्र से अलग हट करके दूसरे में यह दूसरे के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण भी मैंने दिया होगा, जैसे जिह्वा का काम है चखना, चखकर ज्ञान प्राप्त करना, और नाक का काम है सूंघकर ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन कभी कभी सूंघ करके हम यह कह देते हैं कि आम मीठा और यह आम खट्टा है। तो एक ज्ञान इंद्रिय का कार्य जब दूसरा ज्ञान इंद्रिय करता है तो वो इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरा है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा उसके पूर्ण जाति का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को देखकर पूरे मानव जाति का ज्ञान, किसी पशु को देखकर पूरे पशु जाति का ज्ञान, किसी पक्षी को देखकर पूरे पक्षी जाति का ज्ञान। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के द्वारा उसे देखने पर, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखकर उसके संपूर्ण जाति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मानव को किसी व्यक्ति को देखकर पूरे मानव जाति का प्रत्यक्षीकरण, किसी जानवर को देखकर पूरे पशु जाति का प्रत्यक्षीकरण, तो इसे हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। और लास्ट है योगज। योगी महापुरुषों के द्वारा जो प्रत्यक्षीकरण होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम योगज कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि हमारे ज्ञान की सीमा सीमित है। हम न तो भूत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न ही भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यहां तक कि वर्तमान के भी सभी चीजों का ज्ञान संभव नहीं है सामान्य लोगों के लिए। अति सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान तो हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। तो अति दूरस्थ, अति सूक्ष्म चीजों का ज्ञान जो भारत में वैसे ऋषि मुनि हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। ऋषि मुनि के वचनों को शब्द ज्ञान के अंतर्गत उसको भी महत्व दिया गया है। तो भारतवर्ष में ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं समय समय पर, जिनके सामने समय और दूरी का व्यवधान नहीं होता। वह भविष्य के बारे में वर्तमान में बतला देते हैं, कई दूरस्थ चीजों के बारे में घर बैठे ही बतला देते हैं। जैसे आप लोग महाभारत में सुने होंगे कि संजय जो है उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और घर बैठे ही धृतराष्ट्र को वो जो भी घटना वहाँ रण क्षेत्र में हुआ करता था महाभारत के युद्ध में, वो सब घर बैठे सुनाते। तो अभी भी भारत ऋषियों का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने साधना के बल पर समय और दूरी के व्यवधान को समाप्त कर दिया है और हर चीज, उसे हम यह कह सकते हैं कि त्रिकालदर्शी के रूप में आगे क्या होना है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उसे होता है। या अमुक जगह पर क्या घटना घटी है, इसका ज्ञान योगी महापुरुषों के द्वारा जो होता है, उस प्रत्यक्षीकरण को, उस ज्ञान को हम योगज द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं, जिसे हम अलौकिक प्रत्यक्ष के तीसरा भेद, तीसरा रूप के रूप में देखा मैंने कि यहाँ अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद, ज्ञान लक्षण, सामान्य लक्षण और योगज। इस प्रकार से न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रत्यक्ष के संबंध में तो बृहत रूप से चर्चा की ही गई है। जैसा कि आपने देखा कि प्राचीन न्यायिकों के द्वारा और नव न्यायिकों के द्वारा प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई और उसका विश्लेषण भी स्पष्टीकरण करने हेतु आप लोग के सामने मैंने भी रखा और आप लोग बुक में भी पाएंगे इसको। दूसरी जो प्रत्यक्ष के संबंध में आप देख रहे हैं कि विशद व्याख्या, पहले ही मैंने आपको कहा था कि न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा की विशद व्याख्या की गई है। इसी विशद व्याख्या के अंतर्गत आपने देखा कि प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकारों की चर्चा न्याय दर्शन में किया गया और यह बतलाया गया कि प्रत्यक्ष के कई प्रकार हैं जिसके द्वारा हम प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। That's all. फिर अगली क्लास।